नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी एचएसएससी की 40वीं क्लास। आज इंग्लिश का नया टॉपिक है पेसिव वॉइस। देखो, एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस। वाच्य होते हैं, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य क्या होते हैं? वॉइस। वॉइस नाम से विदित होता है। वॉइस यानी कि बोलने के ढंग को वाच्य कहते हैं। एक कर्तृवाच्य होता है जिसमें कर्ता प्रधान होता है, जिस व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है। जो वक्ता है उसका कथ्य बिंदु यदि कर्ता पर है कर्तृवाच्य, कर्म पर हो उसका कथ्य बिंदु कर्मवाच्य, और यदि क्रिया पर है तो भाववाच्य। तो पेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस, ये होता है कर्मवाच्य। इसमें जो वक्ता होता है उसका जो कथ्य बिंदु होता है वो कर्म पर होता है, पेसिव वॉइस। तो इंग्लिश में कर्तृवाच्य देख करके कर्मवाच्य में बदलना होता है। हिंदी में अलग तरीके से बदला जाता है और इंग्लिश में इसके कुछ सिलेक्टेड नियम होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, और वाक्य का जो सेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और थर्ड फॉर्म होती है हमेशा इसमें पेसिव वॉइस में। और बाई जो सब्जेक्ट का है वो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। जैसे मैं कहूं कि आई से आई, माई, मी, और वी से वी, आवर, अस, ही से ही, हिज, हिम, बाई मी, ठीक है। सी से सी, हर, और दे से दे, देयर, देम, और इट से इट, इट्स और इट, ठीक है। तो ये यू से यू, यूर और यू, और बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके साथ बाई की बजाय टू का भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो आज हम जो प्रथम क्लास है इसमें जो साधारण एक्टिव है, जो साधारण वाक्य हैं, जो एक्टिव वॉइस हैं, कर्तृवाच्य हैं, उनसे हम कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे। जो भी सिंपल सेंटेंसेस हैं तो मैं तुम्हें नॉर्मल में बताता हूं कि टोटल टेंस 12 होते हैं। उनमें से 8 टेंस ऐसे हैं जिनकी पेसिव वॉइस बनाई जाती है, बाकी चारों की नहीं बनाई जाती। देखो, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है एक, उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखो, प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस होती है इसमें सहायक क्रिया कुछ नहीं होती, ठीक है। इसमें जो वर्ब होती है, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आईएस भी लगाया जाता है। मैंने बता रखा है जब कर्ता एक वचन होता है। सहायक क्रिया इसमें साधारण वाक्य में कोई सहायक क्रिया नहीं, परंतु जो इंटेरोगेटिव और प्रश्न नकारात्मक जो वाक्य होते हैं उनमें हमेशा डू या फिर डज का प्रयोग होता है। हमेशा एक वचन के साथ डज का ही प्रयोग होता है और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग होता है, ठीक है। तो मोटी बात तुम्हें यह ध्यान रखना है कि जिस वाक्य में फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो। दूसरी बात, यदि नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्यों में डू या डज का प्रयोग हो, डज का प्रयोग हमेशा एक वचन के साथ होता है और डू का प्रयोग हमेशा बहुवचन के साथ होता है। तो मैं कहूं कि, जैसे मैं कहूं कि सी क्लीन्स माई शूज। अब जैसे ये वाक्य आ गया तो तुम्हें क्या देखना है कि इसमें सबसे पहले तो किस टेंस का प्रयोग है। यदि टेंस याद नहीं रखते हो तो क्लीन मानी साफ करना, एस लग गया, ये फर्स्ट फॉर्म है, एस इसलिए लग गया कि सी एक वचन है। तो ये मोटी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आप पेसिव वॉइस बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा इज, एम या आर का प्रयोग होता है।
आर हमेशा बहुवचन वाले सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है, और एम का प्रयोग आई के साथ होता है, और इज का प्रयोग हमेशा जितने भी एक वचन के सब्जेक्ट हैं उनके साथ होता है। पैसिवाइज बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो या जिस वाक्य में फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस हो, नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्यों में डू या डज हो, तो उनकी पैसिवाइज बनाते समय हमेशा इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। बस ये एक बात ये याद रखनी है, ऐसी 8 बात याद रखनी है तुम्हें। पैसिवाइज एक्टिवाइज की जब पैसिवाइज बनाएंगे तो सबसे जो पहला काम है तुम्हारा, सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। सब्जेक्ट के स्थान पर माई शूज लिखोगे, और माई शूज यानी कि जूते की जोड़ी है, ठीक है, तो क्या लगाएंगे इसके साथ इज, सहायक क्रिया के रूप में इज, और थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, क्लीन ईडी लग जाएगा थर्ड फॉर्म में, और बाई, और उसके बाद सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर, तो बाई हर, दैट इज पैसिवाइज। बेटा ये बता दो समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब आ जाओ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहां वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और इसमें वही साधारण वाक्य में कोई सहायक क्रिया नहीं होती, परंतु जब नकारात्मक या फिर प्रश्नवाचक वाक्य होता है, वहां हमेशा डिड का प्रयोग होता है, पर डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये ध्यान रखना कि या तो किसी वाक्य में सेकंड फॉर्म हो या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म हो, तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और वहां तुम्हें क्या करना है कि पैसिवाइज बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में तुम्हें वाज या वर का प्रयोग करना है। आई और एक वचन के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करना है, और बहुवचन के साथ हमेशा वर का। ये हो गया सेंटेंस नंबर 2 और टेंस नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे लिखो, मदर मेड ए, मदर मेड ए केक यस्टरडे। केक यस्टरडे यानी कि कल की बात आ गई, इसका मतलब बीता हुआ समय, और बीता हुआ समय हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सीधी सी बात यह है, जब इसकी पैसिवाइज बनाओगे तो मैंने तुम्हें बताया था कि सेकंड नियम है कि यदि सेकंड फॉर्म है मेक, मेड, मेड, सेकंड फॉर्म है तो पैसिवाइज के लिए पहले तो एक केक है, इसको तो सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। एक केक है, एक केक है, तो एक वचन में हमेशा किसका प्रयोग होता है, वाज का। उसके बाद क्या करोगे, मेड, यानी कि तीसरी फॉर्म में मेड ही होती है, ठीक है। और उसके बाद बाय का प्रयोग, और मदर किसके द्वारा बनाया गया, मदर के द्वारा, तो ये बाय मदर। और जो यस्टरडे है ना, यस्टरडे कल, आज, कल, ये एडवर्ब है, इसका प्रयोग हमेशा वाक्य के लास्ट में किया जाता है। एज इट इज जो एडवर्ब है, आज, कल, परसों, टाइम ऑफ एडवर्ब है। एक और छोटी सी बात ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ये तो सिंपल हो गया, लेकिन मैं कहूं कि डिड सी डू हर ड्यूटी, तो मैंने बताया था कि डू पहली फॉर्म है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो डिड और फर्स्ट फॉर्म तो वही बात है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें वही सहायक क्रिया तो वही आएगी, बाज वर्ब आएगी। लेकिन जब भी प्रश्नवाचक से, जब कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो यहां वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे, ये लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बताओ कि हर ड्यूटी है, तो उसकी ड्यूटी एक वचन है, बहुवचन है, ये बताओ। एक वचन है, तो डिड की जगह पहले लिखेंगे वाज,
फिर सब्जेक्ट लाएंगे आगे, आर ड्यूटी, डू की तीसरी फॉर्म क्या होती है, डू डिड डन, डन और बाई, सी का क्या हो जाएगा, हाय। ठीक है, तो प्रश्नवाचक जो एक्टिव वॉइस है उसको प्रश्नवाचक में पैसिव में चेंज करना है। उसके बाद जो तीसरा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनेट, गागेगी। ठीक है, ये भविष्य होता है, भविष्य काल। तो इसमें गागेगी आता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हमेशा सेल या विल का प्रयोग होता है। एक विशेष ध्यान रखना है कि आई और बी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है और बाकी जितने भी उनके साथ विल का प्रयोग होता है। और जहां सेल विल है मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई है। तो जिस वाक्य में सेल या विल हो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, इनके साथ है ये सेल विल मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आते हैं। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा सेल बी यानी कि बी का प्रयोग अलग से होता है या फिर विल बी का प्रयोग होता है। सेल बी या विल बी का प्रयोग होगा पैसिव वॉइस। मैं कहूं कि आई सेल डू इट। ठीक है, तो मोटी बात यह है सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म है। इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले देखो इट है, इट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। तो इट के साथ सेल आएगा कि विल आएगा, विल आएगा, क्योंकि आई और बी के साथ सेल आता है। तो इट विल और पैसिव वॉइस में बी लग जाएगी। इट विल बी डन, डन बाय यू। एक प्रश्नवाचक और बताऊं कि मैं कहूं कि विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, विल यू हेल्प मी, ये प्रश्नवाचक है। तो सबसे पहले ये देखो कि पैसिव वॉइस में सेल भी या विल भी होता है। तो यहां सब्जेक्ट क्या बनेगा, मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई बनेगा ना। तो आई के साथ सेल आता है कि विल, सेल। तो इस विल की जगह विल नहीं आएगा ये, क्योंकि ये जो सहायक क्रिया है हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। और ऑब्जेक्ट मी है तो मी का आई बनेगा, आई के साथ सेल आता है। तो सेल आई बी हेल्प्ड बाय यू। मोटी बात यह है कि कभी भी एक बात ध्यान रख लेना कि जब भी इंग्लिश में कोई सेंटेंस में बी का प्रयोग तुम्हें करना है, कभी बीन का प्रयोग करना है, ठीक है, कभी नोट का प्रयोग करना है, कभी नो का प्रयोग करना, हमेशा तीसरे स्थान पर होता है, ये ध्यान रखना। तो सेल बी विल बी, सेल बी साथ में आएगा कभी भी, यानी कि सेल बी आई ऐसे नहीं आएगा। बी बी नोट नो इनका प्रयोग हमेशा तीसरे स्थान पर। तीनों टेंस समझ में आ गए। उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस और उसके बाद होता है फ्यूचर कंटिन्यूस। देखो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो इसमें हेल्पिंग जो वर्ब होता है वो हमेशा इज एम आर आता है। और इज एम आर इज एक वचन के साथ आएगा, एम आई के साथ आएगा और आर बहुवचन के साथ आएगा। और जितने भी कंटिन्यूस जो कोई चीज जारी होती है ना, जो क्रिया पूरी नहीं हुई है कंटिन्यूस में, तो उनमें हमेशा वर्ब के रूप में कोई चीज जारी होती है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। यहां जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूस में, इसमें वाज और वर का प्रयोग होता है। और वही मैंने बताया था, आई और एक वचन के साथ वाज और वर बहुवचन के साथ। और कंटिन्यूस का मतलब है कि वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी। ये
अपूर्ण वाक्य होते हैं। काम कर रहा है, सो रहा है, खा रहा था, तो ये क्रिया अपूर्ण क्रिया होती है, पूर्ण नहीं होती है, इसलिए कंटिन्यूस में हमेशा आईएनजी का प्रयोग होता है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल बी और विल बी, शैल बी और विल बी का प्रयोग होता है, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, परंतु ये ध्यान रखना है कि शैल बी और विल बी जिस वाक्य में है उसमें पैसिव वॉइस का प्रयोग नहीं, यानी बनती नहीं पैसिव वॉइस, वो एक्टिव रहती है, हमेशा एक्टिव वॉइस रहती है। शैल बी और विल बी वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बढ़ाई जाती, तो इस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बढ़ेगी, सिर्फ इन दोनों की बढ़ेगी। इनमें जब भी पैसिव वॉइस बनाओगे तो एक बात ध्यान रखनी है कि पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग जो वर्ब है वो तो हमेशा सेम ही रहती है, वही जयमारी रहेगी। लेकिन इसमें और इसमें जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है उसमें बीइंग का प्रयोग होता है, बीइंग। इस वॉइस बनाते समय आईएनजी वाले वाक्य जितने भी होते हैं उनमें बीइंग का प्रयोग होता है। सहायक क्रिया सेम रहेगी जो टेंस की है, जैसे मैं कहूं कि द टाइगर वाज चेजिंग, चेजिंग माने पीछा करना, चेजिंग द, मैं कहूंगी डियर, हिरण का पीछा कर रहा, ठीक है। टाइगर है वो हिरण का पीछा कर रहा था। सबसे पहले तो ये देखो कि टेंस कौन सा है, वाज वर्ब किसमें आता है, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ इज भी हो सकता है, इज होते ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये तो दोनों के सेम ही है, दोनों का सेम संयुक्त नियम है कि सहायक क्रिया तो एज इट इज रहेगी पर बीइंग लगेगा, और बीइंग मैंने बताया था हमेशा तीसरे स्थान पर लगता है, बी, बीइंग, बीइंग, नोट, नो। तो सबसे पहले तो इसको बढ़ाएंगे द डियर, हिरण। अब डियर तो एक ही है, तो एक वचन के साथ क्या लगता है, वाज, और दो वचन होता है तो यहाँ वाज की जगह वर हो जाता है। और पैसिव वॉइस में इज, एम, आर, वाज, वर, इन पांचों के साथ बीइंग का प्रयोग होता है। इज बीइंग, वाज बीइंग, और उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या आती है, चेज, चेज माने पीछा करना होता है, चेज बाई करना है, ये इसकी पैसिव है। क्लियर बेटा? क्लियर? उसके बाद 2 बच गए, मैंने टोटल 8 बताई थी, तो 2 बच गए। एक तो प्रेजेंट परफेक्ट, और एक बच गया पास्ट परफेक्ट, और एक बच गया फ्यूचर परफेक्ट। देखो प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी है, वो होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है जो है, हैज हमेशा एक वचन के साथ, और है वो वचन के साथ। पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो केवल एक ही होती है, वो होती है हैड। और फ्यूचर जो परफेक्ट होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, एक तो होती है शैल हैव और विल हैव, शैल हैव और विल हैव। तो मैंने बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट है इसका 3 3 6, 3 और 2 5 और 3 तीनों। तो इसमें जब परफेक्ट जितने टेंस होते हैं, हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, इन तीनों के साथ परफेक्ट वाले जितने भी टेंस हैं तीनों, इनके साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो मैंने थर्ड फॉर्म का नियम बताया था कि हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। और पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो हमेशा इसमें बीइंग का प्रयोग होता है, बीइंग का, जिसमें जिस वाक्य में हैज, हैव या हैड होती है उनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है।
और पेसिव वॉइस में बीन का प्रयोग होता है, बीन, BEEN, और वो तीसरे स्थान पर होता है। मैं कहूं कि सी हैज राइटन ए नावल, नावल तो उपन्यास। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हैज के साथ हमेशा इज एम आर के साथ बीइंग और हैज हैव के साथ बीइंग, शैल विल के साथ बी, फर्स्ट फॉर्म के साथ इज एम आर और सेकंड फॉर्म के साथ वाज। ये 5 छोटी छोटी 4 काम आते हैं। तो सबसे पहले ए नावल, ये सीधी सी बात है, यहां हैज है, ए नावल ये हो गया सब्जेक्ट, नावल एक है, एक वचन के साथ हैज आएगा, ठीक है। पेसिव वॉइस में बीइंग लगेगा तीसरे स्थान पर, राइटन बाई हर, तो यहां भी एड के साथ भी बीन आएगा, सेल एव के साथ भी बीन आएगा और विल एव के साथ भी बीन आएगा। ये सहायक क्रिया साथ आएगी, लेकिन नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में तुम्हें ये बीन का प्रयोग तीसरे स्थान पर करना है। जैसे मैं कहूं, एक ये बनाओ जल्दी से, हैव यू finished the report, बनाओ। जो सहायक क्रिया लोगे ना, वो जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हमने बनाया है उसकी सहायक क्रिया होगी, ये अवश्य ध्यान रखना। बन गई क्या बनी बताओ? तो अब सिंपल है ना, सिंपल पेसिव वॉइस, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पड़ेगा। हम लिखो सिनोनियम्स, सिनोनियम्स में लिखो क्रूर, विचित्र, विचित्र एक तो हो गया, ओड भिन्न हो गया, बेमेल हो गया, ओड स्ट्रेंज हो गया, ओड स्ट्रेंज और यूनिक, यूनिक अद्वितीय, रेयर, रेयर मानी दुर्बल, दुर्लभ जो मिलता ना हो, रेयर, दुर्बल ना दुर्लभ, दुर्बल तो कमजोर होता है, दुर्लभ, यूनिक तो वही हो गया, यूनिक माने भी दुर्लभ होता है, अद्वितीय अनूठा जिसके समान कोई दूसरा ना हो, और क्यूरियस, रेली, रेली का मतलब होता है भरोसा करना, रेली होता है भरोसा करना, ट्रस्ट, डिपेंड, ट्रस्ट और डिपेंड, रिमोट, रिमोट होता है दूरदर्शी, डिस्टेंट, तो डिस्टेंट हो गया, और उसके बाद आता है स्कैंडल, स्कैंडल कोई चीज की बदनामी,
बदनामी, इनफेमी, इनफेमी और स्लेंडर। स्लेंडर। उसके बाद एंटोनियम्स, विपरीतार्थ। नॉलेज, नॉलेज, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस अज्ञानता और नॉलेज ज्ञान। लीन, लीन मानी पतला। फैट, फ्लैक्सी, लॉफुल, लॉ मानी होता है कानून, लॉफुल यानी कि कानूनी, और ये क्या हो गया अनलॉफुल। उसके बाद लूज, लूज माने ढीला, टाइट, TIGHT टाइट। उसके बाद मैड, मैड मतलब पागल, मैड पागल, और सेन, सेन मानी बुद्धिमान। बस बहुत सा, बहुत